हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जी मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम जी मेन के सिलेबस के बारे में देखेंगे। जी मेन के सिलेबस में अगर हम यहाँ पर देखें तो वैसे जी मेन के सिलेबस में 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर पूरे सिलेबस पर हम चर्चा करें और एक एक टॉपिक को देखें तो ये एक काफ़ी बड़ा इस पर वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको तीनों पार्ट को अलग अलग देखेंगे। और सबसे पहले हम जी मेन फिजिक्स के सिलेबस पर बात कर लेते हैं। अभी जो हम सिलेबस पर बात करेंगे वो केवल हम यूनिट के बारे में देखेंगे। इसके बाद में अगर जो है अगले वीडियो में हम इसके यूनिट के अंदर जो एक एक टॉपिक दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे। जी मेन फिजिक्स सिलेबस, तो हम बात कर लेते हैं IIT जी मेन फिजिक्स के सिलेबस की। The physics syllabus of GMAN contains 2 sections A and B. Section A pertains to the theory part having 80% weightage, while section B contains practical component experimental skill having 20% weightage। ये कह रहा है कि सेक्शन ए जो है आपका वो है थ्योरी नॉलेज है और ये रखता है आपका 80%, और जो आपका सेक्शन बी है वो है उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये वेटेज रखता है 20%। यूँ कहें कि जो ये आपका सेक्शन ए है जिसमें कि हमसे क्या पूछा जाता है, तो हमने देखा था कि इसमें हमसे MCQ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं इसमें हमसे? MCQ क्वेश्चंस। और जो हमारा सेक्शन बी है उस सेक्शन बी में हमसे क्या पूछा जाता है, तो सेक्शन बी के अंदर हमसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये कितने क्वेश्चन करने हैं कितने नहीं वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिसमें हमें सभी क्वेश्चंस करने होते हैं, और 10 न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये तो रही है इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की या इसकी यूनिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं जी मेन के सिलेबस में पार्ट ए के बारे में। अगर फिजिक्स में यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में 20 यूनिट्स हैं, और ये 20 यूनिट जो है ये कहीं ना कहीं हमारे NCERT के 11th और 12th के जो चैप्टर हैं उससे बेस्ड है। इस फर्स्ट यूनिट है हमारे पास में फिजिक्स एंड मेजरमेंट, सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, थर्ड यूनिट है लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ यूनिट है हमारी वर्क एनर्जी पावर, फिफ्थ यूनिट है हमारे पास में रोटेशनल मोशन, सिक्स यूनिट है ग्रेविटेशन, सेवन्थ यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, एट्थ थर्मोडाइनमिक्स, नाइन्थ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और 10th वेव्स एंड ऑस्किलेशन। अगर यहाँ तक कि हम शुरू के 10 यूनिट की बात करें तो ये 10 यूनिट जो है हमारी ये रिलेटेड है NCERT 11th की जो फिजिक्स है हमारी उससे रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? NCERT 11th फिजिक्स की बुक से जो है हमारी ये यूनिट्स रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसका और बुक वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें तो कुछ जो चैप्टर हैं वो अगर हम बात करें जैसे कौन कौन से, वो एक कॉमन सब्जेक्ट से निकल कर आते हैं। जैसे अगर बात करें काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये अगर बात कर लें तो ये हमारे पास में निकल कर आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। किससे निकल कर आते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स से। यहाँ से लगा करके यहाँ तक के जो हमारे चैप्टर हैं ये है क्लासिकल मैकेनिक्स के। किसके हैं ये चैप्टर है हमारे पास में? क्लासिकल मैकेनिक्स के। ये चैप्टर किसके हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स के। यहाँ पर सामने इनका वेटेज भी दिया गया है कि ये पेपर कितना, ये जो टॉपिक है ये कितना वेटेज रखते हैं। इसके बाद में बात करें थर्मोडाइनमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो हमारे पास में 2 पेपर हैं या 2 यूनिट है, ये यूनिट है प्रॉपर्ली थर्मोडाइनमिक्स की। उसके बाद में बात कर ली जाए ऑस्किलेशन एंड वेव्स की, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास में क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। यूनिट 11th में हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। जिसमें से अगर हम इसे वापस, और ये जितने भी 11 से लगा करके 20 तक हमारे पास में जो यूनिट है ये यूनिट हैं, ये जो है आपकी ये यूनिट है NCERT क्लास 12th फिजिक्स की जो बुक है उसमें से पूछी गई है, जिसमें से 2 आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बाकी के जो आपके चैप्टर हैं वो मैग्नेटिक से रिलेटेड है। ये अगर 2 चैप्टर की मैं बात कर लूँ तो ये जो है आपके ये 2 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर हैं। ये 2 अगर इसमें बात कर ली जाए तो ये है आपके मैग्नेटिक से रिलेटेड
एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको एक सेपरेट रखा जा सकता है। ऑप्टिक्स है इसमें, जिसमें आपसे लेंस और मिरर के बारे में पूछे जाते हैं। और 2 यहाँ पर जो यूनिट है आपकी, वो यूनिट आ रही है एडवांस फिजिक्स की, या जिसको कहें मॉडर्न फिजिक्स की, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन और एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एक यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम की है। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास में 10 यूनिट है जो एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एनसीईआरटी 12th की बुक से जो है हम इसको पढ़ सकते हैं, या उसको पढ़ने से क्या आईआईटी जी की प्रिपरेशन हो सकती है। तो देखिए, एनसीईआरटी 12th की बुक पढ़ने से या 11th-12th की बुक पढ़ने से आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारा थ्योरेटिकल बेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जितनी थ्योरी हमें वहाँ पढ़नी होती है वो पर्याप्त थ्योरी हम वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पढ़ लेते हैं। लेकिन आईआईटी में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं होकर के, और वो क्वेश्चन जो है अधिकांश हमसे किसके पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले, जबकि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम जो है संख्या में दिए हुए रहते हैं। इसलिए उसके द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि 11th-12th अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो उसके द्वारा हमारा आईआईटी क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में हमसे 10 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे जो 11th-12th के जो फिजिक्स की लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। अगर इसमें मुख्य टॉपिक की बात कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो इसमें एक है हमारे पास में वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछा जाता है, एक हमसे स्क्रू गेज के बारे में पूछा जाता है, एक इसमें हमारा सिंपल पेंडुलम सरल लोलक के बारे में, मीटर स्केल के बारे में पूछा जाता है। ये वो एपरेटस हैं जो हमें लैब में डायरेक्टली काम आते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हमसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पूछा जाता है, प्रत्यास्थता के यंग गुणांक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर यंग मॉडुलस के बारे में कैसे पूछा जाता है। फिजिक्स में किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक उसका एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट होता है, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंदर हम प्रतिबल विकृति वगैरह पढ़ के और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिस पदार्थ के आंतरिक गुण आ गए। और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसमें हम क्या करते हैं, कितना वहाँ पर वेट लगाया गया, लेंथ में कितना उसमें डिफरेंस आया, उसकी जो थिकनेस है उसमें क्या परिवर्तन आया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास में किस में आती है, एक्सपेरिमेंटल डाटा में आती है। इसके अलावा इसमें सरफेस टेंशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो विस्कोसिटी के बारे में जो है हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद में देखें तो कूलिंग कर्व पूछा जाता है, किसी बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ में कैसे डिके होता है वो पूछा जाता है। साउंड और साउंड की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट के क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं। रेजिस्टिविटी जो हम ये 12th के जो प्रैक्टिकल है हमारे, रेजिस्टिविटी के, रेजिस्टेंस के, मीटर ब्रिज के, व्हीटस्टोन ब्रिज के, पोटेंशियोमीटर के, वो कहीं ना कहीं हमसे सेल के क्वेश्चन वगैरह, गैल्वेनोमीटर के, ये हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट है जो भी हमसे पूछे जाते हैं, जैसे फोकल लेंथ के बारे में निकालना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर लेंस की फोकल लेंथ निकालना, ये कुछ क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट भी हमारे आता है, तो प्रिज्म के बारे में और माइक्रोस्कोप या जो है हमारा ग्लास स्लैब के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर अभी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ यूनिट दी गई थी, तो यहाँ पर हमसे पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनर डायोड के क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछे जाते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, ट्रांजिस्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, जो फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कहो या जो इसको कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहो, ट्रांजिस्टर के बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर के गेन जो कि हम अल्फ़ा बीटा गामा द्वारा बताते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, डायोड का कैसे पता करेंगे कि ये इसका पी हिस्सा कौन सा है, एन हिस्सा कौन सा है, एलईडी, ट्रांजिस्टर, आईसी, रजिस्टर के बारे में पूछा जाता है। और कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस हमें कॉम्बिनेशन वगैरह पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमें कुछ मल्टीमीटर के उपयोग के बारे में पूछा जाता है। मल्टीमीटर के द्वारा हमें क्या क्या पता करना होता है, ट्रांजिस्टर का बेस पता करना, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पता करना। कुछ इस तरीके के जो हमसे क्वेश्चन आईसी डायोड के बारे में पूछा जाता है। या
यूँ कहें कि जो 20 यूनिट, जो 20 यूनिट्स हमने अभी देखी थी, उन 20 यूनिट्स से ही एक्सपेरिमेंटल डाटा हमसे पूछा जाता है। जो पार्ट ए के अंदर जो हमें 20 यूनिट दी गई है, उन 20 यूनिट से रिगार्डिंग डाटा ही हमें यहाँ पर पूछा जाता है। एक नज़र हम डाल लेते हैं एनसीईआरटी की इंडेक्स पर कि एनसीईआरटी की बुक्स में हमारे पास में कौन कौन से चैप्टर अवेलेबल है। तो एक क्विक रिव्यू हम उसका कर लेते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम 11th और 12th की फिजिक्स की बुक से कंपैरिजन करते हैं कि आईआईटी जी में कौन कौन सी यूनिट्स हमसे पूछी जाती है। तो देखिए कि कौन कौन सी यूनिट। अब पहले हम लेते हैं 11th फिजिक्स की बुक। तो 11th फिजिक्स की बुक में यहाँ से हमसे यूनिट एंड मेज़रमेंट की एक जो हमारे पास में चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेज़रमेंट, तो ये हमारा वहाँ पर यूनिट फर्स्ट है, वहाँ भी आईआईटी जी वाले सिलेबस में। उसके बाद में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी आईआईटी जी के सिलेबस में शामिल है। इसके बाद में मोशन इन अ प्लेन, ये भी शामिल है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो लॉ ऑफ मोशन है, ये भी उसमें शामिल है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो वर्क एनर्जी एंड पावर, तो ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगला जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन भी जो है हमारा आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद में हम देखें यहाँ पर तो अगला जो है हमारा आ रहा है ग्रेविटेशन, ये भी आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। और जो इसका पार्ट बी देखें 11th फिजिक्स की बुक का, तो इसमें हमारे पास में आ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। जो चैप्टर 8 है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, ये भी हमारे आईआईटी जी का हिस्सा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ये भी है। और थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये भी आईआईटी जी की यूनिट का हमारा आईआईटी जी के सिलेबस का एक पार्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी हमारे आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। और फिर इसमें देखा जाए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी एंड ऑस्किलेशंस, ये भी हमारे आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में वेव्स, और वेव्स वाला जो चैप्टर है वो भी हमारे आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ तक हमारा जो है 11th फिजिक्स की बुक कंप्लीट होती है। उसके बाद में देखते हैं हम 12th फिजिक्स की इंडेक्स को, उसमें से कौन से चैप्टर जो हैं वो हमारे आईआईटी जी में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछा जाता है, जो कि हमारी 11th यूनिट है। उसके बाद में देखें इसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी हमारा जो 11th यूनिट है उसी का ही पार्ट आईआईटी जी की 11th यूनिट के जो है ये पार्ट है। इसके बाद में बात करें हम अगली यूनिट की, तो ये यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक्स वाले पार्ट की। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो है ये हमारा आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। और इसके बाद में हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों यूनिट भी हमारे आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। इसमें हम अगला चैप्टर देखते हैं, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमारे एक सेपरेट यूनिट दी गई है आईआईटी जी के सिलेबस में। और यहाँ से हम इस बुक के पार्ट 2 पर आ जाते हैं। और यहाँ पर पार्ट 2 में हमसे जो पूछा जाता है वो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारा पार्ट ए और बी दोनों के अंदर ये दिया गया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं वेव ऑप्टिक्स की, तो ये भी जो है हमारे आईआईटी जी के सिलेबस का हिस्सा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, जैसा कि मैंने इसमें अभी पीछे बताया है, ये एडवांस फिजिक्स का पार्ट है। और ये हमारे आईआईटी जी की जो 17 नंबर की जो यूनिट है, 17 नंबर की यूनिट, उसमें पूछा गया है। एटम्स एंड न्यूक्लिया, ये आपके 18 नंबर की जो यूनिट है आईआईटी जी के सिलेबस, उसमें पूछा गया है। उसके बाद में हम देखें तो इसका जो आखिरी चैप्टर है वो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, ये भी हमारा पार्ट ए और बी दोनों में दिया गया है। और ये भी हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो आईआईटी जी का सिलेबस है उसमें तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारे आईआईटी जी के सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक्स का काफ़ी रोल है। पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के सिलेबस से प्रभावित हमें दिखता है। हम आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, जिस पर क्लिक करके आप इस सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप एनसीईआरटी की
बुक्स को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वो इंडेक्स देख सकते हैं जिसमें हमने सारे टॉपिक लिखे हैं। इसके साथ में हमने इसका वेटेज भी दे रखा है कि किससे हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत जल्द हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से हम आपको IIT JEE का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इसमें रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो 2024 IIT JEE 2024 में आपका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा।